Hello students, today in this lecture I will discuss Gauss law, and before discussing Gauss law I will discuss how to solve numericals of electric flux. Okay? बेटा मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि बेटा ये जो गॉस लॉ है ये हर एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम्स हो चाहे आपके कॉम्पिटिशन्स हो। ओके, तो मैं अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के न्यूमेरिकल्स को क्रैक कैसे करना है, मैं सिर्फ दो ही न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सिर्फ दो ही टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है सिर्फ वो डिस्कस किया। ओके, तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के न्यूमेरिकल्स में किन बातों का ध्यान रखना है, कितने टाइप्स हैं, जैसा कि अभी बता रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं आपसे दो टाइप्स की बात करने वाला हूँ। ठीक है? ओके, ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देखो बेटा, Swell's electric flux was vector E dot vector A. बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द एरिया वेक्टर। अब ध्यान से सुनिए Swell's, इसको कैसे यूज करना है। ओके, अब आपको कैसे पता लगेगा कि इसको कब यूज करना और कब यूज नहीं करना, तो मैं पहले आपको डाटा बता रहा हूं कि डाटा में ऐसा क्या होगा कि आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि आपको इसको यूज करना है। ठीक है, अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, अगर डाटा में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, डाटा में आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी, डाटा में किसकी बात होगी, आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसे बात होगी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कुछ इस तरीके से डिफाइन करके दिया जाएगा। सपोज से, चलिए मैं प्रॉपर एक वैल्यू लेकर के बात समझाता हूं। लेट अस सपोज से 2i कैप प्लस से j कैप माइनस से k कैप। अब ध्यान से देखिए सर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई है, तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमें कैसे पता लगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि स्टूडेंट्स लोअर क्लास 11th में आपने कोई भी वेक्टर अगर आई कैप जे कैप के कैप की टर्म से डिफाइंड होता है उसका मैग्नीट्यूड निकालना सीखा हुआ है। मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। करेक्ट बेटा, आई जे और के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम आपने स्क्वायर रूट में डालना होता है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, आई का कोफिशिएंट आपको 2 दिखाई दे रहा है, जे का कोफिशिएंट आपको 1 दिखाई दे रहा है और के का कोफिशिएंट आपको -1 दिखाई दे रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स आप पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक यूनिक वैल्यू आता है। ओके, मतलब मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक यूनिक है। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर नोटेशन में डिफाइन कर दिया है आई कैप जे कैप और के कैप की टर्म्स में, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ एक यूनिक वैल्यू है। बात समझ आ गई? मतलब अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आई कैप जे कैप और के कैप की टर्म्स में दिया जाए, तब आपने फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए को यूज करना होता है। समझ आ गई बात? क्लियर हो गई बात? ओके, अब एक इंपॉर्टेंट बात एग्जिस्ट करती है, क्या यह जरूरी है कि तीनों कंपोनेंट्स होने चाहिए, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट होना चाहिए, वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट होना चाहिए, जेड एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट होना चाहिए? ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करें। मैं दिखा रहा हूं आपको इस पर्टिकुलर टाइप को कैसे क्रैक करना है। बेटा या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्म में दिखाई दे, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कुछ ऐसे दिखाई दे, से 2i कैप प्लस जे कैप। सिर्फ दो कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, ओके, तो सिर्फ याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं,
अब अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से कुछ ऐसे डिफाइंड हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कम से कम दो कंपोनेंट्स हों, तीनों भी हों तो भी चलेगा, ठीक है, ओके। अब एक और बात बता रहा हूं। अब मान लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक्स कंपोनेंट हो, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट की बात ना की जाए, तो स्टूडेंट्स यहां पर आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ये एक स्पेशल बात है, ठीक है। अगर सिर्फ एक ही कंपोनेंट है तो स्टूडेंट्स मैं अभी जिस तरीके से कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, अदरवाइज एक और तरीका है, मैं आपसे उसके बारे में बात करने वाला हूं। क्लियर? तो अभी हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप, जे कैप और के कैप की टर्म्स में डिफाइंड होता है तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, मैं एक इलस्ट्रेशन लेकर के बात समझा, ध्यान से सुनना मेरी बात। और ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जैसा कि लास्ट लेक्चर के मैंने अंदर आपको बता दिया था कि बेटा ये हमारा बेसिक है गॉस लॉ का, ठीक है, ओके। और गॉस लॉ और कैपेसिटर्स इलेक्ट्रोस्टैट्स में ये सबसे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअल में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि यार हमें गॉस लॉ आ गया, सारी डेरिवेशंस हमने कर ली तो सब कुछ ओके हो गया, लेकिन ये पूरा नहीं होता। स्टूडेंट्स गॉस लॉ के न्यूमेरिकल्स, गॉस लॉ की रीजनिंग, ठीक है, कैपेसिटर की डेरिवेशंस और कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स और कैपेसिटर की रीजनिंग्स, स्टूडेंट्स इनको पूरे साल रेगुलर इंटरवल्स पे, जब आपको लगे कि आपके टॉपिक उड़ गए, पूरे साल रेगुलर इंटरवल पे स्टूडेंट्स इसको रिवाइवल मोड में डाला जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रोस्टैट्स और इसके बाद ऑप्टिक्स, हमारी फिजिक्स में सिर्फ यही दो चैप्टर्स हैं जो बहुत बड़े हैं, सबसे ज्यादा टाइम यही कंज्यूम करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में कूलम्स लॉ वाला पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पार्ट, ओके, वी कैन से कि कंपेरेटिवली इनसे क्वेश्चंस आने की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं बोर्ड्स में, गॉस लॉ और कैपेसिटर्स के मुकाबले कम होती है। इलेक्ट्रोस्टैट्स अपने आप में बोर्ड्स में 8 मार्क्स का टॉपिक है, तो मोटा मोटा ये मान के चलिए कि बेटा 3+5 कर लें आप, या 1+2+5 कर लें आप। तो ये जो 5 मार्क वाला सेक्शन है ना, इस 5 मार्क वाले सेक्शन में आप गॉस लॉ और कैपेसिटर को काउंट करके चलें। अब ये जो 3 मार्क वाला सेक्शन है, या तो सीधा 3 या फिर 1+2, इसमें अगर कुछ आता है तो यूजुअली कूलम्स लॉ वाले सेक्शन से, उसके बाद प्रायोरिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले सेक्शन की, उसके बाद प्रायोरिटी होती है पोटेंशियल वाले सेक्शन की, ठीक है सर। तो ध्यान से मेरी बातें ध्यान से सुने, और इनको सिर्फ सुनना नहीं है, बस आज के लेक्चर में वीडियो देख लिया और हो गया। जैसा बता रहा हूं स्टूडेंट्स पूरे साल, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आपको ज़्यादा अच्छा पता है। तो स्टूडेंट्स जब आपको लगे कि बेटा आपका ये टॉपिक उड़ने वाला है, या काफ़ी टाइम हो गया इसके साथ हेलो हाय बोले हुए, तो बेटर है कि करीब 1 घंटा गॉस लॉ और नेक्स्ट 1 घंटा कैपेसिटर्स पे स्पेंड कर लें, और इसको वीक में 2 बारी स्पेंड कर लें, ठीक है। और मंथ में कम से कम आप इसको अगर 4 बारी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो कम से कम 2 बारी तो ज़रूर करिए, ठीक है। अभी जैसे कि आप तो लकीएस्ट स्टूडेंट बोलूँगा मैं तो, क्योंकि जितना टाइम आपको मिला है आज तक कभी किसी स्टूडेंट को इतना टाइम नहीं मिला कि जिससे कि वो अपनी कमियों को दूर कर सके, मैक्सिमम एफर्ट डाल सके। स्टूडेंट्स आप तो इतने लकी हो कि बेटा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी नारायणा फिडजी वीएमसी की, सच कह रहा हूँ। अगर सिर्फ सेल्फ स्टडी ढंग से की, सिर्फ आपने अपनी सेल्फ स्टडी ढंग से की, अपने गैप्स फिलअप कर लिए, तो बेटा इन ब्रांड्स के कॉम्पिटिशन्स क्रैक कर लेंगे आप। और इस बात को दिमाग से निकाल दें कि कंपटीशन सिर्फ उन्हीं के क्रैक होते हैं जो इन ब्रांड्स में जाते हैं, ऐसा नहीं होता बेटा। हर साल अभी तक आईआईटी की हिस्ट्री में ऐसे स्टूडेंट्स टॉप 20 के अंदर आए हैं
जिनके पास ना तो खाने के पैसे थे, ना तो खाने की रोटी थी, और ना उनके पास इतने पैसे थे कि वो अपनी ट्यूशन फीस तक भर सकें। सिर्फ उन्होंने सेल्फ स्टडी की थी, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग किया था। ओके, ठीक है, और वो टॉप 20 के अंदर आए थे। तो स्टूडेंट्स, करना क्या होता है, आप ये जो हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मालूम है इन कॉम्पिटिशन्स का मेन एम क्या होता है? कॉम्पिटिशन्स का मेन एम सिर्फ ये होता है कि वो ये चेक करना चाहते हैं कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट्स थे। ठीक है, आपके अंदर रेगुलरिटी का लेवल क्या था। वो ये बिल्कुल भी चेक नहीं करते कि आप कितने बड़े आइंस्टाइन हैं, या कितने बड़े न्यूटन हैं, या कितने बड़े जीनियस हैं। इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। रेगुलर बेसिस पे आप काम करेंगे तो कॉन्सेप्ट्स जो आपको स्ट्राइक करेंगे एग्जामिनेशन के टाइम पे, बेटा उनका जो फ्रीक्वेंसी है, स्ट्राइक करने का फ्रीक्वेंसी है, वो बढ़ जाता है। और अगर आपने आज काम कर लिया, बीच में 5 दिन कुछ नहीं किया, छठे दिन फिर आपने बहुत सारा काम कर लिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट डे आपने मान लेते हैं कि करीब 8 घंटे काम कर लिया, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, अगले 5 दिन कुछ नहीं किया, ठीक है, टोटल हो गए अभी तक 6 दिन। 7वें दिन आपने क्या किया, फिर से आपने 10-12 घंटे लगातार काम कर लिया। ओके, फिर आपने 5-6 दिन का गैप डाल दिया। ऐसे नहीं करना होता। आप ऐसा करिए, आपके पास, आपके अंदर जितना दम है, आपने 10 घंटे लगाने हैं, तो बेटर है कि 2-2 घंटे डेली करिए। इससे क्या होगा, आप रेगुलर बेसिस पे काम करेंगे और आपकी स्पीड और आउटपुट बढ़ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मुझे इस प्रोफेशन में 20 साल हो गए हैं, और 20 साल में मैंने सिर्फ अभी तक ये सीखा है कि कंपटीशन सिर्फ उसका क्रैक होता है जिसने रेगुलर बेसिस पे काम किया होता है। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं, स्टार्टिंग में उनकी स्टेज कुछ ऐसी होती थी, फंस जाते थे जल्दी से, बहुत जल्दी फंसते थे कि सर क्या करें, इसके बाद इस पर्टिकुलर स्टेप के बाद क्या करें। तो स्टूडेंट्स, मैंने उन्हें आईआईटी क्रैक करते हुए देखा है। ठीक है, तो वो कोई आसमान से अनोखे नहीं आए थे, उन्होंने सिर्फ अपनी भावनाओं को कंट्रोल में किया था और रेगुलर बेसिस पे काम किया था। यकीन मानिए, मेरी बात का अगर भरोसा ना हो, जिस आईआईटीएन को आप जानते हो, नहीं तो अपने फ्रेंड्स में जिन्होंने आईआईटीज क्रैक करी हैं, बेटा उनका पीसीएम लेवल चेक कर लेना। हर एक का पीसीएम लेवल अबव 97 नहीं है। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको जो बिटवीन 80 और 90 एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उन्होंने आईआईटी क्रैक किया, उन्होंने मेडिसिन क्रैक किया। अब सोचिए इसी का कन्वर्स, बेटा जिन्होंने बोर्ड में 99 पॉइंट समथिंग पीसीएम लेके आए, स्कोर किया, क्या उन्होंने आईआईटी क्रैक किया? नहीं, ऐसा नहीं है। तो बेटा होता क्या है कि उन्होंने सीबीएसई पे फोकस तो किया, ठीक है, स्ट्रेंथ तो डाली, स्किल्स की जरूरत होती है, लेकिन वो फंसे कहां थे? वो फंसे थे कि स्किल्स का जो रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना होता है ना, वो नहीं किया था। अरे यार, सीबीएसई के अंदर डेरिवेशंस है, सिंपल न्यूमेरिकल्स है, सिंपल रीजनिंग है, स्कोर हो जाता है। आईआईटी बेटा क्या चेक करेगा? आपकी रेगुलरिटी लेवल को चेक करेगा, ठीक है, और आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करेगा। यही काम मेडिसिन में होता है। तो रेगुलर बेसिस पे काम करिए, स्किल्स जितनी ज़्यादा स्ट्राइक करेंगी, जितना ज़्यादा उनका फ्रीक्वेंसी होगा, उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए अभी न्यूमेरिकल सेक्शन की बात करते हैं। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, फ्लक्स को कैसे यूज करना है। अभी तक जो हमने किया है, हमने सिर्फ 2 बातें की है। पहला नंबर जो अभी तक हमने किया है डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। हमने अभी तक सिर्फ डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स किया है। डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स में हमने किया था कि फ्लक्स इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द एरिया वेक्टर। फिर हमने इस डेफिनेशन को रिड्यूस किया था। हमने E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले डाटा को देखकर आपने ये डिसाइड करना है कि आपने इसको यूज करना है या फिर आपने इसको यूज करना है। तो जैसा कि मैंने आपको यहां पे बताया कि स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस फॉर्म में मिले, ठीक है, या फिर इस फॉर्म में मिले, इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डाटा में दिया जाए,
तो स्टूडेंट्स आपने हमेशा फाई इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए यूज करना है न्यूमेरिकल्स में। समझ आ गई बात? ओके। और मेरे पास स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स के उन्होंने कमेंट सेक्शंस में डाला था कि सर प्लीज आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर दीजिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं, अरे बेटा मेरे न्यूमेरिकल सॉल्व करने से यह जरूरी नहीं है कि आपसे भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। तो बेटा जो असाइनमेंट शीट्स मैंने डाली हुई हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए डाली हुई हैं। तो आप क्या करिए, आप अपने कॉन्सेप्ट का अच्छी तरह रिवाइवल करिए। पहले सिर्फ एक कॉन्सेप्ट करिए एक टाइम में। जैसे मान लीजिए पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं आप, तो सिर्फ पोटेंशियल को करिए, मेरे लेक्चर से तैयार करिए। मैंने उसके अंदर स्किल्स बताई हैं, किसको यूज करना है, किसको यूज नहीं करना और कैसे यूज करना है। सिर्फ उतने न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करिए। अरे स्टार्ट करोगे तो होगा। अगर ये सोच के बैठोगे कि सर कराएंगे या सर न्यूमेरिकल्स करेंगे, अरे सर ने तो 5 न्यूमेरिकल्स कर देने हैं, 10 न्यूमेरिकल्स कर देने हैं, 15 कर देने हैं, 20 कर देने हैं। बेटा हर टाइप के कम से कम 10-10 हज़ार न्यूमेरिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? तो मेरे 15, 20, 30 न्यूमेरिकल्स करने से अरे बाकी के आपको करने हैं। और आपसे वो तब होंगे जब बेटा दिमाग चलाना स्टार्ट करेंगे, दिमाग चलाएंगे। तो कोशिश करिए, स्टार्ट करिए, स्टार्ट लीजिए। स्टार्ट लोगे तो कुछ होगा। समझ आ गई बात? और फिजिक्स का मतलब ही न्यूमेरिकल्स होता है। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि लेक्चर को हमने देख लिया, नोट्स हमने बना लिए, लर्निंग हमने कर ली, तो हमारी फिजिक्स हो गई। बेटा ये सिर्फ 20% हुआ है। टोटल अगर फिजिक्स को 100% बोलते हैं, आपने सिर्फ 20% काम किया अभी तक। 100% ये तब होगा जब आप उस 20% को तो रिटेन करके रखना है, क्योंकि बिना इसके तो आप न्यूमेरिकल सेक्शन कर नहीं सकते। न्यूमेरिकल सेक्शन तब होगा जब इसको रिटेन करेंगे। तो न्यूमेरिकल सेक्शंस की रेगुलर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये आपकी स्किल्स की प्रैक्टिस कराएगा। एक बार न्यूमेरिकल सेक्शन तैयार हो जाए अच्छे से, फिर उसके बाद आपने रीजनिंग क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना होता है। रीजनिंग क्वेश्चंस पे कैसे प्रैक्टिस करना है? क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर आपने पढ़ लिया, अरे तो ये प्रैक्टिस थोड़ी हुआ। आप क्वेश्चन पढ़िए, आंसर मत पढ़िए, सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप पहले ये सोचिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, जो भी पूछा है, फिर आप अपने कॉन्सेप्ट से रिलेट करिए कि बेटा किस कॉन्सेप्ट की पहले बात हो रही है। अगर कॉन्सेप्ट रिलेट हो गया, फिर उसके बाद सोचिए कि कौन सी स्किल है या कौन सी डेफिनेशन थी या कौन सा डेरिवेशन का रिजल्ट था जिसको यूज करके आप इस रीजनिंग के आंसर दे सकते हैं। उसको आइडेंटिफाई करिए। जब जिस दिन ये आइडेंटिफाई होना स्टार्ट हो गया, बेटा उस दिन मान लेना कि आप फिजिक्स में 100 में से 85 के हो चुके हैं। समझ आ गई बात? और अगर कहीं आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि यार क्वेश्चन तो पढ़ लिया, अरे इसका आंसर कैसे दें, क्या यूज करें, तो ये मान के चलना कि बेटा अभी आपकी फिजिक्स में आपने जो लर्निंग वाला एरिया है ना आपका, आपको लगता है कि आपने लर्निंग कर ली, लेकिन वो लर्निंग यहां पर नहीं है। लर्निंग करने का मतलब है कॉन्सेप्ट्स को यहां पे रिटेन करके रखना। रिटेनमेंट करिए। रिटेनमेंट अगर होगा तो वो सेक्शन होगा। पल्ले पड़ गई बात? चलिए अभी डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल्स को। तो स्टूडेंट्स अभी मैं बात कर रहा हूं कि आपने फाई इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए कैसे यूज करना है। कब यूज करना है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आई कैप, जे कैप, के कैप की टर्म्स में डिफाइंड हो, ठीक है? तीनों कंपोनेंट्स अवेलेबल हो। 3 ना हो तो कम से कम 2 तो अवेलेबल हो, ठीक है? और सिर्फ अगर एक ही कंपोनेंट अवेलेबल है तो स्टूडेंट्स हम फ्लक्स फाई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम फ्लक्स फाई ई ए कॉस थीटा से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको, ओके? तो ध्यान से देखिए। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। A cube of side 2 मीटर, यूनिट्स का हमेशा खास ध्यान रखना है, इज सब्जेक्टेड to the electric field, say vector E is equals to say 2i cap plus j cap minus 3k cap, say Newton per coulomb. Calculate the electric flux through each phase
ऑफ द क्यूब। बेटा क्यूब के हर एक फेस से फ्लक्स निकालना है, बात समझ आ गई? ओके। एंड द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। गॉट इट? और सर जब भी मैं कोई न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिखूं ना और आप वीडियोस को देख रहे हैं तो आप पता क्या करें, तो जब न्यूमेरिकल है तो लिखने के बाद यूजुअली मैं पीछे हट जाता हूं। आप ऐसा करें कि उसका स्नैपशॉट ले लें, तो जब स्नैपशॉट लेंगे ना तो आपको वीडियो को बार बार पीछे नहीं करना पड़ेगा, बार बार पीछे करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गई बात? ओके ओके। तो ध्यान से देखिए बेटा, क्यूब है जिसका साइड 2 मीटर है and it is subjected to the electric field given by 2 I cap plus j cap minus 3 k cap Newton per coulomb. Calculate the electric flux through each face of the cube and the total flux through the cube. तो मतलब दो बातें करनी है। तो पहले तो फ्लक्स कैलकुलेट करना है थ्रू द ईच फेस ऑफ द क्यूब, उसके बाद हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है, टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है थ्रू द क्यूब। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, साइड का ध्यान रखें, 2 मीटर है और इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इतना। अब देखिए ध्यान से, जैसे बता रहा हूं बिल्कुल वैसे करें। यूजुअली क्या करना होता है, यूजुअली स्टूडेंट्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क करना होता है और हमें एरिया वेक्टर भी मार्क करना होता है। अब क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 3 डायमेंशंस में है तो मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एरिया वेक्टर मार्क करूंगा। ओके, अब ध्यान से देखना, लेट अस सपोज इट एज अ क्यूब। ओके, अब ये क्यूब है इलेक्ट्रिक फील्ड में और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप जे कैप के कैप की टर्म से डिफाइंड है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले वैसे तो ये डाटा में गिवन होगा कि क्यूब कहां पर है। ठीक है, क्यूब कैसे प्लेस्ड है। क्यूब ऐसे क्वेश्चंस में डाटा में यूजुअली आपको बताया जाएगा कि क्यूब कोऑर्डिनेट फ्रेम में है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये कोई क्वेश्चन किसी बुक का तो नहीं है, मैंने अभी मेरे दिमाग में आया था, तो एक मुझे भी नहीं पता इसका आंसर क्या है, मैं भी सॉल्व करने वाला हूं, सॉल्व करूंगा तो मुझे पता लगेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेट अस सपोज say this cube is present in the coordinate frame, say the system of x axis, y axis and z axis, और स्टूडेंट्स ओरिजिन यहां पर कहीं मैं कंसीडर करता हूं, ओरिजिन पॉइंट O पर। Let us suppose it is the positive x-axis, it is the positive y-axis, and since it is say the positive z-axis, बात समझ आ गई? बेटा साइड ऑफ द क्यूब कितना था, साइड ऑफ द क्यूब था 2 मीटर। अब बेटा 3 डायमेंशनल फिगर है तो बड़े ध्यान से देखना आप। ठीक है, मैं जिस भी फेस का फ्लक्स निकालूंगा बताऊंगा आपको। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, स्टार्ट करते हैं टॉप फेस से, स्टार्ट करेंगे टॉप फेस से, ऊपर वाले फेस से। तो मैं आपको समझाने के लिए स्टूडेंट्स ये सारे के सारे फेसेस स्केच करने वाला। ठीक है, तो आपने हर बारी क्या करना है कि जरूरी नहीं है कि फेसेस को स्केच करें, लेकिन एरिया वेक्टर तो जरूर मार्क करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जैसा कि लास्ट टाइम आपको सिखाया गया था कि एरिया वेक्टर मार्क कैसे करना है। अब क्योंकि स्टूडेंट्स ये क्यूब है, क्लोज सरफेस है, तो एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में मार्क होता है। अब क्यूब के अंदर जब हम डिफरेंट फेसेस की बात करेंगे तो डिफरेंट फेसेस हमारे फ्लैट सरफेसेस हैं। तो स्टूडेंट्स टॉप फेस की बात करते हैं, टॉप फेस का जो एरिया वेक्टर है उसको मैंने बोला वेक्टर A1। क्लियर? टॉप फेस का जो एरिया वेक्टर है उसको हमने बोला वेक्टर A1। याद रखें, क्लोज सरफेस है, परपेंडिकुलर मार्क करना है, और क्लोज सरफेस पर एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में मार्क किया जाता है, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में मार्क किया जाता है। ये बात समझ आ गई? तो इसको नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग या फिर अंदर की तरफ मार्क नहीं कर सकते आप। लास्ट वीडियो देखा होगा, उसके अंदर मेंशन किया था मैंने। अब ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, हमने एरिया वेक्टर मार्क कर लिया। पहले एरिया वेक्टर जो हमने मार्क किया, एरिया वेक्टर को डिफाइन करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, साइड ऑफ द क्यूब कितना है, 2 मीटर। तो बेटा टॉप फेस का जो एरिया होगा दैट विल बी 2 × 2 4, क्योंकि जो टॉप फेस हो गया वो तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का एरिया निकालेंगे आप।
ये जो टॉप फेस हो गया बेटा, ये वाली जो साइड है ये 2 मीटर है, ठीक है। एरिया वेक्टर A1 बोल दिया गया था, समझ आ गई बात। तो बेटा टॉप फेस का एरिया निकालना है, एरिया इट विल बी 2 × 2 दैट इज 4। अब बेटा डायरेक्शन डिफाइन करनी पड़ेगी। डायरेक्शन ध्यान से देखिए कैसे डिफाइन करनी है, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। ये जो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, ये एरिया वेक्टर आपको पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग दिखाई दे रहा है। किधर दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है जे कैप, क्लियर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एरिया वेक्टर को डिफाइन करना है। ऑफ कोर्स पहले तो मार्क करेंगे, मार्क करने के बाद डिफाइन करेंगे। ऐसे डिफाइन करते हैं, जब वेक्टर को डिफाइन करते हैं, एरिया वेक्टर को डिफाइन करते हैं, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात की जाती है, ठीक है। ध्यान से देख लें, सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये। अब इसके बाद लेट अस सपोज से कि phi1 इज द फ्लक्स थ्रू दिस टॉप फेस। जो टॉप फेस है उससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज phi1। समझ आ गई बात। तो आई एम जस्ट यूजिंग द डेफिनेशन, मैं EA cos थीटा यूज नहीं कर रहा हूं। बात समझ आई, ठीक है। क्यों यूज नहीं कर रहा हूं, चलो ये भी बता देता हूं। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर मैं EA cos थीटा यूज करता हूं तो थोड़ा मेरा रास्ता लंबा हो जाएगा। कैलकुलेट तो वहां से भी हो जाएगा, उसके लिए मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मेरे को अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। -3 है तो +3 आएगा जब ये, या फिर ये कह लेंगे -3 का स्क्वायर कर लेते हैं, और उसे अंडर रूट में डालना पड़ेगा, ठीक है। अब एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिर्फ लेना पड़ेगा, उसके बाद मुझे एंगल देखना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, मैं फंस जाऊंगा यहाँ पे, मेरे पास एंगल तो नहीं होगा बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। समझ आई बात। तो ऐसे क्वेश्चंस में यूजुअली स्टूडेंट्स एंगल का पता नहीं होता। तो जब एंगल का पता नहीं है तो स्टूडेंट्स cos थीटा कैसे निकलेगा। तो बेटर है कि आप डेफिनेशन यूज करें, स्केलर प्रोडक्ट यूज करें, ठीक है। अब देखिए फ्लक्स phi1 को कैसे लिखेंगे, वेक्टर E डॉट वेक्टर A1 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, वेक्टर E डॉट A1। तो phi1 इज रिटन एज, मैंने तो यहां पे कहीं स्पेशली मार्क नहीं किया है कि हम फ्लक्स कैलकुलेट करें थ्रू द टॉप फेस, सिर्फ बोर्ड पर दिखाया है, ओके। तो मैं पहले यहां पे चलिए लिख देता हूं आपके लिए टॉप फेस। तो साथ साथ आप भी लिखते जाएं, जब आप नोट्स बना रहे हैं तो वहां पे लिख लें आप किस फेस का कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर क्यों के आप नाम लिखते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। नाउ वेक्टर E इज रिटन एज say 2i cap plus j cap minus say 3k cap dot 4j cap। समझ आ गई बात। अब बेटा डॉट प्रोडक्ट तो लेना आता है, i के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, j के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, k के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऐसे लेते थे, 11th का टॉपिक है, अगर भूल गए हैं तो बता रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, यहां पर i का कोफिशिएंट आपको 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर i का कोफिशिएंट कितना है, 0, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मुझे कैसे पता लग गया 0। तो ये जो एरिया वेक्टर A1 हमने लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप। ये बात समझ आ गई। जब सिर्फ 4j कैप है तो इसका मतलब 0i कैप है, 0k कैप है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, 2i कैप मल्टीप्लाइड विद 0i कैप, ये हो गया 0। j को j से मल्टीप्लाई करना है, j को j से मल्टीप्लाई करना है, बात समझ आई। तो यहां पर कोफिशिएंट है 1, यहां पर कोफिशिएंट है 4, तो phi1 कितना निकलेगा, 4। अब k को k से करना है, यहां पे 0 है और यहां पर -3 है, तो रिजल्ट आएगा 0। क्लियर हो गई बात। तो ये मिलेगा phi1 इज इक्वल टू 4। यूनिट की बात कर लेते हैं, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो बेटा ये फ्लक्स आ गया टॉप फेस से, ठीक है। साथ में लिखते जाएं, क्योंकि मैं बार बार मिटाऊंगा, मुझे नहीं पता लगेगा बाद में, क्योंकि मेरे पास तो सॉल्व नहीं होगा। चलिए काम करते हैं, मैं पेन पेपर यूज कर लेता हूं, पेन पेपर पे लिख लेता हूं। phi1 निकाला है हमने 4, ठीक है।
समझ आ गई बात? चलिए, तो बेटा टॉप फेस का फ्लक्स निकल गया। अब एक काम करते हैं, बॉटम फेस का फ्लक्स निकालने की कोशिश करते हैं। हमेशा ऑपोजिट फेसेस का निकालिए, पेयर्स में निकालिए। अब अगर हम बॉटम फेस का फ्लक्स निकाल रहे हैं तो ध्यान से देखिए, लेट अस सपोज से इट इज A2 वेक्टर। पहले एरिया वेक्टर मार्क करना है, जैसे बिल्कुल ठीक यहाँ पे किया था। एरिया वेक्टर कैसे हो जाएगा? बॉटम फेस का परपेंडिकुलर टू द बॉटम फेस। परपेंडिकुलर कैसे आएगा? ऐसे आएगा। और आउटवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसके लिए? बाहर की तरफ। आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ। इमेजिन करिए कोई भी हमारे पास है क्यूब है, क्यूब का बॉटम फेस है, बॉटम फेस का एरिया वेक्टर मार्क करना है बाहर की तरफ, तो ये होता है बाहर की तरफ। ठीक है, अब फिर से वही वाला काम करते हैं। पहले एरिया वेक्टर को डिफाइन करेंगे। अब यानी किसकी बात हुई है? बॉटम फेस की बात हुई है। ये हो गया जी आपका A2 वेक्टर। ओके, तो पहले A2 वेक्टर को डिफाइन करना है। तो पहले मैग्नीट्यूड, बेटा साइड 2 मीटर थी, तो एरिया बॉटम फेस का निकलेगा 4। अब डायरेक्शन डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइप में ऐसे करते हैं, जब आप फाई इक्वल्स टू वेक्टर E डॉट वेक्टर A यूज कर रहे हैं तो आपको वेक्टर A को डिफाइन करना है, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, A2 वेक्टर किधर दिखाई दे रहा है? ये y एक्सिस है, तो आपको नेगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग दिखाई दे रहा है, इसलिए लगाएंगे माइनस जे कैप। ठीक है, यूनिट क्या हो गया? मीटर का स्क्वायर। ओके, तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप? -4 जे कैप मीटर स्क्वायर। समझ आ गई बात? फिर से फ्लक्स कैलकुलेट करना है। सॉरी, phi 2 is the flux to the bottom face. It is vector E dot vector A2. तो फ्लक्स phi 2 क्या लिखेंगे आप? वेक्टर E नोट कर ले आप, इट इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप डॉट -4j कैप। क्लियर? तो फिर से जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहां पर i और j तो 0 है, तो i और j के जो कंपोनेंट्स हैं उनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा। तो phi 2 कितना निकलेगा? j के कोफिशिएंट्स को आप सॉल्व करेंगे, तो यहां पे कोफिशिएंट 1 है और यहां पे कोफिशिएंट -4 है, सो इट विल बी -4। यूनिट वुड बी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। फाइन, समझ आ गई बात? तो स्टूडेंट्स ये हो गया फ्लक्स थ्रू द बॉटम फेस। फ्लक्स थ्रू द बॉटम फेस आ गया -4। ओके, अब एक काम करते हैं, फ्लक्स निकालते हैं राइट हैंड साइड से, राइट फेस से। तो राइट फेस के फ्लक्स की बात कर रहे हैं, एरिया वेक्टर मार्क करना होगा। लेट अस सपोज इट इज A3 वेक्टर। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये राइट फेस, ये A3 वेक्टर। तो फिर से वेक्टर को पहले डिफाइन कर लेते हैं। वेक्टर A3 इज रिटन एज, एरिया निकलेगा 4 क्योंकि साइड था 2। डायरेक्शन देखिए ध्यान से, एरिया वेक्टर किधर दिखाई दे रहा है आपको? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो डायरेक्शन होती है वो होती है i कैप। तो वेक्टर A3 इज रिटन एज 4i कैप। यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। फ्लक्स की बात करें, लेट अस सपोज से phi 3 इज द फ्लक्स, इट इज वेक्टर E डॉट वेक्टर A3। फ्लक्स phi 3 की बात करें, इट इज 2i कैप प्लस से j कैप माइनस से 3k कैप डॉट 4i कैप। अब यहां पर ध्यान से देखिए, एरिया वेक्टर में i कैप है, तो i को i के साथ सॉल्व करना है। j और k की वैल्यू 0 आने वाली हैं, तो फ्लक्स phi 3 निकलेगा। i के कोफिशिएंट्स को सॉल्व कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो 4 to 8 यूनिट हो गया जी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ओके, अब ऐसा करते हैं,
लेफ्ट वाले फेस से बात करते हैं। लेफ्ट वाला फेस, ये वाला फेस दिखाई दे रहा है, एरिया वेक्टर मार्क करें। एरिया वेक्टर हो गया वेक्टर A4। चलिए फ्लक्स से पहले एरिया वेक्टर को डिफाइन कर लेते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, आपको समझाने के लिए मैं इंडिविजुअल फेसेस भी मार्क कर रहा हूं। आप ऐसा करें, पेरेंट फिगर में सिर्फ एरिया वेक्टर्स मार्क कर लें, इंडिविजुअल फेसेस मार्क करने करके टाइम ना बढ़ाएं, ठीक है, फालतू टाइम ना लगाएं। तो जी एरिया वेक्टर था यहां पर A4 वेक्टर। A4 वेक्टर की बात कर लें, इट विल बी 4, मैग्नीट्यूड विल बी 4, साइड था 2, 2 × 2 4। डायरेक्शन ध्यान से देखें, डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो बेटा नेगेटिव एक्स एक्सिस ये हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो गया इसका डायरेक्शन। वेक्टर A4 हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है माइनस आई कैप। क्या होता है? माइनस आई कैप। तो इसे लिखें माइनस आई कैप, यूनिट लगा लें मीटर का स्क्वायर। चलिए A4 वेक्टर को लिख लें, इट इज -4 आई कैप मीटर स्क्वायर। फ्लक्स की बात कर ले, 4 इज रिटन एज वेक्टर E डॉट वेक्टर A4। 4 की बात कर लें, वेक्टर E इज रिटन एज 2 आई कैप प्लस j कैप माइनस 3 k कैप डॉट -4 आई कैप। ओके, बात समझ आई? अब ध्यान से देखिए, I को I के साथ सॉल्व करना है, ठीक है। J और K यहां पर एरिया वेक्टर में J और K के कोफिशिएंट्स 0 हैं। So 4 is written as -4 × 2, it is -8. -4 × 2, it is -8 यूनिट न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। समझ आ गई बात? ओके, ठीक है, समझ आ गई। अब क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है, तो टॉप फेस, बॉटम फेस, राइट वाला फेस, लेफ्ट वाला फेस तो एरिया वेक्टर दिखाई दे रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि जो फेस आपके सामने है उसका जो एरिया वेक्टर है वो मैं बोर्ड पे सिर्फ समझा सकता हूं, मार्क नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, टॉप फेस, ये वाला फेस, इसको टॉप फेस मान लेते हैं, ठीक है। टॉप फेस का जो एरिया वेक्टर हो जाएगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो जाएगा, तो आपकी तरफ आएगा एरिया वेक्टर। अब अगर आपकी तरफ हो गया, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, पॉजिटिव y है, पॉजिटिव x है, तो ये पॉजिटिव z होगा, ये पॉजिटिव z एक्सिस हो गया, और ये था आपका फॉरवर्ड फेस, ठीक है। तो बेटा इसका जो डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का वो ये होगा, क्लियर? ये ब्लैक वाला पेन, ओके। तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन आएगा वो पॉजिटिव z एक्सिस के लॉन्ग आएगा, सामने वाला फेस, ठीक है। लेट अस सपोज से सामने वाला फेस है, मैं दोबारा दिखा रहा हूं। लेट अस से ये पॉजिटिव z एक्सिस है, तो इसका जो एरिया वेक्टर हो गया वो ये हो गया, ये मार्कर पॉजिटिव z एक्सिस है, एरिया वेक्टर मार्क करेंगे, ये ब्लैक वाला पेन हो गया, ओके। एरिया वेक्टर को लिखते हैं A5 वेक्टर। अब इसको तो मार्क नहीं कर पाएंगे, ओके, तो कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। इट इज मैग्नीट्यूड मिलेगा आपको 4 और डायरेक्शन मिलेगा, एरिया वेक्टर था पॉजिटिव z एक्सिस के लॉन्ग, तो डायरेक्शन मिलेगा आपको k कैप, क्योंकि पॉजिटिव z के लॉन्ग जो डायरेक्शन होता है वो होता है k कैप। सो इट इज 4 k कैप। से 5 मैं नाम लिख देता हूं, फॉरवर्ड फेस, ठीक है। मार्क करना चाहते हैं डायरेक्शन, तो एक काम करें, दिखा दें मार्क करके, बोले कि ये आपका पॉजिटिव z है, एरिया वेक्टर जब मार्क करें तो ऐसे मार्क कर लें, बोले ये A5 वेक्टर है, ठीक है। दोनों को पैरेलल रखें, ये ओरिजिन रख ले, इसको पॉजिटिव z कर ले, ठीक है। अभी ठीक है, चलिए A5 वेक्टर इज रिटन एज 4 k कैप मीटर स्क्वायर। 5 is vector E dot vector A5. So 5 is written as
2i कैप प्लस से j कैप माइनस से 3k कैप। ये सिंपल सी बात समझ आ गई। चलिए ये हो गया जी आपका 4k कैप। अब डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब डॉट प्रोडक्ट लेना है। ध्यान से देखिए, एरिया वेक्टर में i कोफिशिएंट और j कोफिशिएंट 0 है, k कोफिशिएंट सिर्फ 4 है, तो 5 मिलेगा। -3 इंटू 4 -12। ठीक है, यूनिट हो गया जी आपका न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ले पड़ी बात, गॉट इट। तो गॉस लॉ में जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, मैं हर टाइप का नाम बता दूंगा आपको, उसे कैसे क्रैक करना है वो भी बता दूंगा आपको। ध्यान आपने रखना है, ठीक है, क्लियर। तो अभी ये पर्टिकुलर जो इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, ये इलस्ट्रेशन है फाई इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए कब यूज करना है। ठीक है, जब बोला कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए यूज करना है तो सिर्फ बात हो गई कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए यूज करना है, इसके अलावा जो स्किल्स है वो नहीं लगेंगी। क्लियर हो गई बात। ओके, चलिए अब बात करेंगे पीछे वाले फेस की, बैकवर्ड फेस। ये सामने वाला फेस था, एरिया वेक्टर आपकी तरफ था। अब इमेजिन करिए इसके पीछे वाला फेस, मैं हाथ ऊपर रख के समझाता हूं। पीछे वाला फेस कुछ ऐसे होगा, तो इसका जो एरिया वेक्टर मार्क करेंगे, आप कैसे मार्क करेंगे? इसमें आउटवर्ड ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आउटवर्ड? ऐसे हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव x है, ये पॉजिटिव y है, ये पॉजिटिव z है। ओके, तो पीछे वाला जो फेस होगा, पीछे वाला, उसका जो एरिया वेक्टर मार्क होगा वो अंदर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड। ये पॉजिटिव z परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड एंड इन द इनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हो गई बात? ओके, मैं डॉटेड से रिप्रेजेंट करा देता हूं। क्लियर? लेट अस सपोज से ये ओरिजिन है और इसको z डैश बोल देता हूं, नेगेटिव z एक्सिस। एरिया वेक्टर मार्क करेंगे, इट इज से A6 वेक्टर। 3 डायमेंशनल फिगर है, तो एरिया वेक्टर ऐसे मार्क होगा। आपको समझा दिया था, ये पॉजिटिव z है तो नेगेटिव z परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड हो गया एंड इन द इनवर्ड डायरेक्शन हो गया। तो एरिया वेक्टर भी बैकवर्ड फेस का, क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन में मार्क होगा, तो बैकवर्ड फेस का आउटवर्ड हो गया अंदर की तरफ। ठीक है, तो बात करें वेक्टर A6 का। A6 will be 4 minus k cap meter square. So 5 6 vector E dot vector A6 5 6 2i cap plus say j cap minus say 3k cap dot minus 4k cap। क्लियर? अब ये 4 माइनस के कैप कितना हो जाएगा? -4k कैप मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ गई बात? अब एरिया वेक्टर में i कोफिशिएंट 0 है, j कोफिशिएंट 0 है, k कोफिशिएंट -4 है। तो k के कोफिशिएंट्स को सॉल्व करेंगे, तो 5 6 निकल के आता है, -3 इंटू -4 12 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। बात समझ आ गई? तो स्विस क्यूब में इन टोटल 6 फेसेस होते हैं। 6 के 6 फेसेस का फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन में एक और पार्ट था, वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। ओके, ध्यान से देखिए। टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब, say phi be the total electric flux
through the cube. Phi is the total electric flux through the cube. So the flux phi, बेटा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो हर फेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला था सबको ऐड करना है, ठीक है। सो फ्लक्स फाई इज रिटन एज phi 1 plus say phi 2 plus say phi 3 plus say phi 4 plus say phi 5 plus say phi 6, ठीक है। चलिए देख लेते हैं phi 1 का वैल्यू हमने कितना निकाला था, ये था 4 प्लस phi 2 निकाला था -4, phi 3 निकाला था 8, phi 4 निकाला था -8, phi 5 निकाला था -12 और phi 6 निकाला था 12। तो सर जब ये सब कुछ सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0। तो टोटल फ्लक्स कितना है, 0। क्लियर हो गई बात। अब यहां से हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल मैं बोलूंगा, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आया उससे मुझे एक बात सीखने को मिली है। तो जो बात सीखने को मिली है उसको मैं स्किल बोलूंगा, या यूं कह लेते हैं कि यह आपका शॉर्टकट होगा जो आप सीधा फिट कर सकते हैं। क्वेश्चन को दोबारा देखिए। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में स्टूडेंट्स एक क्यूब था, मतलब एक क्लोज्ड सरफेस था, क्लोज सरफेस था जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं था। मैं बोल रहा हूं जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं था। पहली इंपॉर्टेंट बात, एक क्लोज सरफेस जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर नहीं है, तो यहां पे क्या बोलेंगे, द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस इज 0। ये सबसे पहली बात। दूसरे नंबर पे बेटा ये जो क्यूब था इट वॉज सब्जेक्टेड टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यूब वॉज सब्जेक्टेड टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा क्यूब को अगर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किसी एक फेस से एंटर करी होंगी तो ऑपोजिट वाले फेस से एग्जिट कर गई होंगी। कैलकुलेशन में भी मिल गया आपको ऑपोजिट फेसेस। चलिए मैं तो फिगर मिटा चुका हूं, सॉरी। ऑपोजिट फेसेस का फ्लक्स, टॉप फेस और बॉटम फेस के फ्लक्स को देखें, एक फ्लक्स पॉजिटिव निकला था तो उसके ऑपोजिट वाला नेगेटिव निकला था। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक साइड से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर एंटर हुई है तो उसके ऑपोजिट वाले फेस से एग्जिट हो गई है। लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था कोई भी क्लोज सरफेस अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म होता है तो जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस एक साइड से एंटर करेंगी उतनी लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकल जाएंगी। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर हमने क्या सीखा, मैं उसे वर्ड्स में डालने वाला हूं। यहां पर हमने सीखा कि कोई भी क्लोज सरफेस हो, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ी हो, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ी हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। क्लियर हो गई बात? ओके। दूसरी बात क्या सीखी कि बेटा कोई भी, चलिए थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। कोई भी क्लोज सरफेस हो जिसने कोई चार्ज एनक्लोज ना किया हो और वो एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, याद रखें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए। समझ आ गई बात? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज सरफेस विल बी ऑलवेज 0। ओके, तो जो सीखा मैं उसे वर्ड्स में डाल रहा हूं। तो बेटा इस डिस्कशन से हमने क्या सीखा, इस डिस्कशन से हमने क्या सीखा, मैं वर्ड्स में डाल रहा हूं। Whenever the closed surface which does not encloses any charge and is subjected to the uniform electric field, then the
electric flux through that closed surface is always zero. तो बेटा हमने ये सीखा, whenever the closed surface, याद रखे closed surface होनी चाहिए which does not encloses any charge and is subjected to the uniform electric field, then the total electric flux through the closed surface is always zero. हमने ये सीखा. तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको इस लेक्चर के डिस्कशन में थोड़ी देर पहले उन स्टूडेंट्स के बारे में बोला था जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पंकज सर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे और उनको न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, तो मैं उन्हें समझाना चाहता हूं बेटा न्यूमेरिकल्स हम पता है किस लिए करते हैं. न्यूमेरिकल्स हम इसलिए करते हैं जिससे कि हम अपनी फिजिक्स की स्किल्स को जनरेट करके सीख सकें. हर एक न्यूमेरिकल हमारे को एक फिजिक्स की स्किल सिखाता है. ये वो स्किल्स हैं जो प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने से डेवलप होती हैं और इनको आपने याद रखना होता है. समझ आ गई बात? चलिए कॉपी कर लें इसको. Done. Now, one more numerical, one more illustration. बात करते हैं एक और इलस्ट्रेशन की. एक सेकंड रुकिए. चलिए एक और इलस्ट्रेशन की बात करते हैं. अब बेटा मैं जो इलस्ट्रेशन आपको समझा रहा हूं उसमें डाटा कैसा होगा? डाटा लेट अस सपोज से कुछ ऐसा होगा. द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिटन एज 2 I cap न्यूटन पर कूलम. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट्स नहीं होंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगा. ठीक है, या तो ये मिल जाए या फिर आपको वर्ड्स में बोल दिया जाए कि जो भी कोई भी क्लोज सरफेस है, द क्लोज सरफेस इज सब्जेक्टेड टू द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का आइडिया दे दिया जाए. ठीक है, कैसे देगा मैं बताता हूं. लेट अस सपोज इट इज द राइट सर्कुलर सिलेंडर. ठीक है, और राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो रेडियस है लेट अस सपोज इट इज 2 मीटर और लेंथ ऑफ द सिलेंडर इट इज सपोज से 10 मीटर. क्लियर? ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है. ओके, अब जैसे कि मैंने आपको यहां पर बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 2 I cap न्यूटन पर कूलम, तो स्टूडेंट्स आपको बताया जाएगा कि ओरिजिन कहां है. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज से लेट अस सपोज दैट इज द कोऑर्डिनेट फ्रेम, और इस कोऑर्डिनेट फ्रेम में ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है. डाटा में आपको बोल देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय से 2 I cap न्यूटन पर कूलम. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है. क्लियर हो गई बात? ओके, अब इस वाले केस में स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे कैसे? अब बड़े ध्यान से देखें. यहां पर राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो
तो यहां पर दो फ्लैट सरफेसेस हो गई। कौन से? एक मेरा राइट जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है, और मेरा लेफ्ट, मैं आपको देख रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं। मतलब बेटा एक ये वाला फ्लैट सरफेस हो गया, चलिए मैं इसका नाम रखता हूं 1। एक फ्लैट सरफेस ये वाला हो गया, मैं इसका नाम रखता हूं 2। और बेटा तीसरा हो गया कर्व सरफेस। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? अब ध्यान से देखिए यहां पे कैसे करना है, ध्यान से देखिए यहां पर कैसे किया जा सकता है। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैंने कुछ ऐसे मार्क कर लिया। ओके क्लियर? मैं यहां पर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए यूज कर सकता हूं, लेकिन मैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए यूज ना करके फाई इक्वल्स टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा यूज करना सिखा रहा हूं आपको। क्लियर? अब क्या करने वाले हैं हम? यहां पे यूज करने वाले हैं फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। क्लियर? देखिए कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डाटा दिखाई दे रहा है। ओके तो स्टूडेंट्स ये राइट सर्कुलर सिलेंडर, पहले लेफ्ट वाले फेस की बात करते हैं। लेफ्ट वाले फेस का एरिया वेक्टर लेट अस सपोज इट इज वेक्टर A1। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था कुछ ऐसे टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वेक्टर E। क्लियर? बेटा राइट वाले फेस की अगर बात करते हैं, ये सेकंड सरफेस था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन से वेक्टर E मार्क करना पड़ेगा, एरिया वेक्टर से वेक्टर A2। बात समझ आई? अब क्योंकि कर्व सरफेस है, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने सिखाया था जब कर्व सरफेसेस होती हैं तो स्टूडेंट्स आपको हमेशा एरिया एलिमेंट्स कंसीडर करने होते हैं। क्या करने होते हैं? एरिया एलिमेंट। एक एरिया एलिमेंट से पहले स्मॉल फ्लक्स निकलेगा, फिर उस एक्सप्रेशन को आप इंटीग्रेट करेंगे टू कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स टू द कर्व सरफेस। गॉट इट? अब ध्यान से देखिए, यहां पर लेट अस सपोज से ये मैंने यहां पर कर्व सरफेस पर एक एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लिया। ठीक है? तो इस एरिया एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर हो गया, एरिया एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर हो गया, लेट अस सपोज इट इज जीएस वेक्टर। और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इस पॉइंट को सी बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द एरिया वेक्टर, क्लियरली आपको 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है। समझ आ गई बात? अब ध्यान से देखिए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए यूज ना करके ई ए कॉस थीटा यूज करना सिखा रहा हूं। ठीक है? ओके क्लियर हो गई बात? अब ध्यान से देखिए, पहले लेफ्ट वाले फेस को देखिए। लेफ्ट वाले फेस का जो फ्लक्स है लेट अस सपोज इट इज phi1, इसको लिखेंगे हम वेक्टर ई डॉट वेक्टर A1। ओके, लेट अस से इट इज रिटन एज phi1 इज इक्वल्स टू E इनटू से A1 इनटू से cos थीटा। ओके बेटा थीटा कितना दिखाई दे रहा है यहां पे? इस वाले केस में थीटा कितना दिखाई दे रहा है? वेक्टर E दिखाई दे रहा है, वेक्टर A1 दिखाई दे रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन दिखाई दे रहे हैं। तो थीटा कितना दिखाई दे रहा है यहां पे? थीटा दिखाई दे रहा है 180। थीटा इज 180 डिग्री। क्लियर? ओके तो स्टूडेंट्स फ्लक्स phi1 कितना हो जाएगा? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ले ले, मैग्नीट्यूड इज 2। ठीक है? A1 मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया है, मतलब बेटा ये जो लेफ्ट वाला फेस है इसका एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। समझ आ गई बात? अब cos थीटा डालेंगे, cos थीटा cos 180 कितना हो गया जी? -1 हो गया। समझ आ गई बात? तो स्टूडेंट्स फ्लक्स phi1 को मैं लिख रहा हूं
स्टूडेंट्स आर का वैल्यू था 2, आर का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 टू 8, तो ये हो गया जी आपका -8 पाई, यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ओके बेटा, ये बात समझ आ गई। तो हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया है लेफ्ट फेस से। ओके, अब बेटा मैं फ्लक्स कैलकुलेट कर रहा हूं राइट वाले फेस का, इस वाले फेस का, फ्लक्स थ्रू द राइट फेस। तो सिर्फ राइट वाले फेस को देखें, राइट वाला फेस दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिखाई दे रहा है, एरिया वेक्टर दिखाई दे रहा है, तो स्टूडेंट्स दोनों आपको सेम डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इट विल बी इक्वल टू, इस वाले केस में स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर टाइप के अंदर हमेशा फील्ड मार्क किया जाता है और एरिया वेक्टर मार्क किया जाता है। क्लियर हो गई बात? मैं डॉट प्रोडक्ट लेना नहीं, मैं डॉट प्रोडक्ट से नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये एक और स्केल है। थीटा इज 0 डिग्री। नो डाउट ये पर्टिकुलर क्वेश्चन स्केलर प्रोडक्ट से किया जा सकता था। मैंने जैसा कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए कब यूज करना है और कैसे यूज करना है, ई ए कॉस थीटा कैसे यूज करना है या कब यूज करना है। बताता हूं कब यूज करना होता है। तब यूज करना है जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे, उसकी डायरेक्शन बता दे, बस। तो आपने क्या करना है, जब डिफरेंट फेसेस को कंसीडर करेंगे तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क करना है, एरिया वेक्टर मार्क करना है। ओके, थीटा हर बार डिफाइन करना है, जिस फेस का निकालेंगे थीटा पहले डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो थीटा इज 0 डिग्री। तो कैसे करेंगे, से φ2 इज द फ्लक्स टू द राइट फेस, वेक्टर ई डॉट वेक्टर a2। ओके, सो द फ्लक्स φ2 इज रिटन एज E इंटू से A2 इंटू से cos थीटा। φ2 कैसे करेंगे, E कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है, पाई आर स्क्वायर cos थीटा। cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, ठीक है। तो R का वैल्यू डालते हैं